करते हैं राजस्थान में चुनावी जीत के गहलोत फॉर्मूले की। 3.5 साल में इस फॉर्मूले से कांग्रेस को कई बार जीत मिली है, कहीं कि लगभग हर बार जीत मिली। 2018 से शुरू करते हैं, क्योंकि 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रदेश में कई चुनाव हुए हैं। हर चुनाव में बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ी है। 2018 से लेकर आज तक की तारीख में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, और इनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस जीती है। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई है, और वो सीट है राजसमंद की, जहां से दीप्ति माहेश्वरी। इसके अलावा 6 निगम के महापौर के चुनाव हुए हैं, या कहें कि 6 निगम में महापौर के साथ निगम के चुनाव हुए हैं। 4 जगहों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बीजेपी सिर्फ 2 जगहों पर अपने महापौर बना पाई है। और अब बात करते हैं निकायों की। इस आंकड़े को जरा आप इसलिए भी समझिए क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी शहरी पार्टी है, लेकिन 196 निकाय चुनाव में कांग्रेस को 124 और बीजेपी को उससे लगभग आधी 64 सीट ही जीतने को मिली है। और अब बात करते हैं प्रधान चुनाव की। प्रधान चुनाव में कांग्रेस को 182 जगह सफलता मिली, जबकि बीजेपी यहां भी कांग्रेस से काफी पीछे सिर्फ 139 जगहों पर ही वो जीत पाई। और अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि गहलोत के तीसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अभी तक 7 सीटें खाली हुई हैं राज्यसभा की। राजस्थान में 10 सीटें हैं। वक्त पर, यानी कि जिनके भी 6 साल पूरे राज्यसभा में हो जाते हैं, वो सीट खाली होती है, उस पर चुनाव होते हैं। ऐसी 7 सीटें रही जिनका कार्यकाल बीते 3.5 साल में पूरा हुआ, उन पर चुनाव हुए और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, यानी कि 5 राज्यसभा कांग्रेस की तरफ से राजस्थान से भेजे गए हैं। बीजेपी ने 2 सीट जीती है राज्यसभा की बीते 3.5 साल। निर्दलीय और दूसरी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखा है गहलोत ने। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब बगावती सुर नजर आए, लेकिन उस बगावती सुर के बीच में भी सब गहलोत के नाम पर एक सुर नजर आए, एकजुट नजर आए। उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकता है कामों को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं है। कभी बगावत करने वाले कांग्रेसी विधायक भी गहलोत के साथ, यानी कि जो एक दौर में मानेसर जाकर बैठ गए थे, वो भी विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थन में बैठे नजर आते हैं। आखिर जीत का ये लगातार सफर दे रहा बड़ा सियासी संदेश, लेकिन ये संदेश क्या होगा, ये वक्त के साथ तस्वीर साफ होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजसमंद को बड़ी सौगात दी है। खमनोर में जिले के पहले वेलनेस सेंटर की आधारशिला रखी गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया। आज पत्थर रख दिया गया है और जल्दी इमारत बननी शुरू होगी, और उस इमारत के साथ राजसमंद में विकास की एक नई इबारत भी लिखी जाएगी, क्योंकि जिस इलाके के अंदर यह वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है वो पहाड़ियों से घिरा इलाका है बिल्ली के भागल गांव का। जो जमीन आवंटित की गई है वो जमीन कोई छोटी मोटी जमीन नहीं। अंदाजा आप लगाइएगा कि ये वेलनेस सेंटर कितना बड़ा होगा। 52 बीघा जमीन इसके लिए आवंटित की गई है। आयुर्वेदिक औषधियों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा। लोगों की शारीरिक पीड़ा और व्याधियों को भी इससे दूर किया जाएगा। वेलनेस सेंटर में अस्पतालों की तरह वही रंग होगा, अंतरंग चिकित्सा व्यवस्था होगी, एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, पंचकर्म यहां दिखाई देगा। और यह अपने आप एक अलग पद्धति है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से संतोष देती है, बल्कि मानसिक रूप की पीड़ा को भी दूर करती है। इसके अलावा क्षार सूत्र, यूनानी भी देखने को मिलेगी। होम्योपैथी चिकित्सा की भी ओपीडी यहां देखने को मिलेगी। स्पा होगा, हर्बल गार्डन, ये सब एक ही जगह पर यहां नजर आएगा। आयुर्वेदिक होगा, योग होगा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से यहां इलाज मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष और डॉक्टर सीपी जोशी समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहे। प्रभारी उदयलाल आंजना भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने राजसमंद को बड़ी सौगात दे दी है। खमनोर में जिले के अंदर पहले वेलनेस सेंटर की आधारशिला रख दी गई है।
आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया है। भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि श्रीनाथ जी की पावन धरती पर वेलनेस सेंटर का शुभारंभ होना महत्वपूर्ण बात है, गौरव की बात है। कोरोना त्रासदी के दौर में राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया, जिसको न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान के मॉडल को सराहाया गया। सभी के सहयोग से कोरोना से हम लड़ पाए हैं। पूरे राजस्थान में अपनी तरह का खास होगा ये वेलनेस सेंटर। मेडी टूरिज्म कॉन्सेप्ट होगा लागू और प्रदेश में आयुष का भी महत्वपूर्ण स्थान होगा। प्रदेश सरकार ने हर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण काम किया है, फिर बात चाहे आयुर्वेदिक की हो। आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी राजस्थान कोरोना के वक्त के बाद तेजी से आगे बढ़ा है, चाहे बात यूनानी की हो या फिर होम्योपैथी की बात हो। योग को भी राजस्थान में काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है और अब योग कह सकते हैं कि घर घर पहुंच रहा है और जनता को निरोग कर रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। और सुनते हैं ना हम दादी नानी के नुस्खे, कई रोगों का उससे सफल इलाज होता है और वो दादी नानी के जो नुस्खे हुआ करते हैं वो दरअसल एक पद्धति पर आधारित होते हैं, चाहे वो नेचुरो पद्धति हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या कोई और पद्धति। और इसलिए वो नुस्खे ज्यादातर बीमारियों में सटीक भी साबित होते हैं। ऐसे में चिकित्सा की हर पद्धति महत्वपूर्ण है और इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है, लगातार बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, प्रयासरत है। आज प्रदेश में इलाज के लिए हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए का बीमा किया गया है। किसके जरिए? चिरंजीवी योजना के जरिए। पहले ये राशि 5 लाख हुआ करती थी, जिसको मुख्यमंत्री ने इस बजट में बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। और ये शायद देश भर के अंदर पहली ऐसी योजना है जिसमें कैंसर का इलाज भी बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है। और सरकार का यह फैसला पूरे देश के अंदर अपने आप में एक अनूठी मिसाल बना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने डॉक्टर सीपी जोशी की तारीफ भी इस दौरान की और कहा कि डॉक्टर सीपी जोशी से 40-42 साल पहले दोस्ती हुई थी। हालांकि डॉक्टर सीपी जोशी ने भी इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रिश्ता बहुत पुराना है। डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा के अंदर कायम किया है रुतबा, नाथद्वारा के विकास को लेकर हर समय संवेदनशील रहते हैं। सीपी जोशी द्वारा नाथद्वारा के विकास को लेकर बोले गहलोत, कहा कि हर पत्थर पर लिखा हुआ है डॉक्टर सीपी जोशी का नाम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है, नासाज है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, यानी कि पोस्ट कोविड समस्याएं उनको, और अभी हाल ही में जिस तरीके से कोरोना से ग्रसित हुई उसकी वजह से भी उनको शारीरिक समस्याएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि मैं उनकी शीघ्र और अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस करेगी जयपुर में ईडी दफ्तर का घेराव। अब ये घेराव क्यों होगा इसको समझिए, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है और यही वजह है कि कल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा, एआईसीसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता की। गौरव वल्लभ ने कहा, ना डरे हैं ना झुके हैं, सत्य की जीत होगी और ना आगे डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, असत्य की हर हाल में हार होगी। 3D पर आधारित है बीजेपी का गवर्नमेंट मॉडल, ये भी गौरव वल्लभ ने कहा। और इस दौरान कहा कि नेशनल हेराल्ड पर यह 3D मॉडल नहीं चलने वाला है। सरदार पटेल, पंडित नेहरू समेत महान नेताओं ने 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने भी इस पर बैन लगाया था। एसोसिएट जर्नल फर्म यह अखबार निकालती थी। गौरव वल्लभ ने इसका जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि जब घाटे में अखबार चल रहा था तब कांग्रेस ने 90 करोड़ अपनी तरफ से दिए थे इस अखबार के संचालन के लिए, इसके घाटे को कम करने के लिए। और बाकायदा ये बुक में दिखाया गया, ऐसा नहीं है कि ये पैसा दिया गया और कहीं अंकित ना हो।
आगे कहा गया कि 67 करोड़ तो कर्मचारियों के बकाया और वीआरएस के दिए गए थे। क्या पॉलिटिकल पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती, यह सवाल खड़ा किया और इसका जवाब भी खुद दिया। उन्होंने कहा कि ईसीआई के अंदर, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर लिखा है कि पार्टी किसी को कर्ज दे सकती है। यानी यह बाध्यता बिल्कुल नहीं कि जो फंड पार्टी को मिला हो उसे किसी को कर्ज ना दिया जा सकता हो, सिर्फ पार्टी के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसी कहीं बाध्यता नहीं। वो कह रहे हैं कि ईसीआई में लिखा है कि कोई भी पार्टी किसी को भी कर्ज दे सकती है। आचार्य नरेंद्र देव का विजन इससे जुड़ा हुआ था, गांधी जी मार्गदर्शन इससे जुड़े हुए थे और ये 100 किश्तों में कर्ज दिया गया 90 करोड़ का। महंगाई के मार के बीच में एक और बुरी खबर कि कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से उछाल पर, राहत नहीं मिल रही है। हालात यह हो चले कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 120.16 डॉलर प्रति बैरल है। लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में खलबली मची हुई है। अभी सामान्य दर से लगभग 40 से 42 डॉलर ज्यादा कच्चे तेल की कीमत है। औसतन अगर बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75 से 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास फ्लक्चुएट करती है रहती है। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी है, पहले कोरोना का साइड इफेक्ट, क्योंकि कोरोना की वजह से दाम बिल्कुल गिर गए थे, वहां काफी ज्यादा भारत को फायदा हुआ। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी उसके बाद पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल के दाम अनकंट्रोल से नजर आए। तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल में करीब 8 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। तेल कंपनियां राहत के लिए केंद्र का ताक रही है मुंह। वहीं प्रदेश में घाटे और स्टॉक की कमी के चलते आपूर्ति प्रभावित हो रही है। तेल कंपनियां डीलर्स को डीजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर रही। एचपीसीएल और बीपीसीएल डिपो पर 2 दिन से आपूर्ति ठप पड़ी है। बुलेट एम्स की तर्ज पर हो नर्सेस का ड्रेस कोड, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से ड्रेस कोड बदलने की मांग की जा रही है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी और प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने जानकारी दी और कहा कि सफेद यूनिफॉर्म पहनते नर्सेस और सफेद यूनिफॉर्म ही पहनते हैं वार्ड बॉय। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके सहायकों को पहचानने में दिक्कत आती है कि कौन वार्ड बॉय है और कौन नर्स है। कई बार तो हालात ये होते हैं कि वार्ड बॉय की गलती का नर्सेस को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से आग्रह किया गया है, जिस तरीके से एम्स के अंदर ड्रेस कोड लागू है नर्सेस के लिए अलग और वार्ड बॉय के लिए अलग, उसी तरीके से ड्रेस कोड को यहां भी लागू किया जाए ताकि जो मरीज हैं, जो उनकी परिजन है, वो पहचान सके कि वार्ड बॉय कौन है और नर्सेस कौन है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वितीय सत्र कार्यक्रम की। जयपुर के बिरला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मेघालय की राज्यपाल सत्यपाल मलिक का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत बड़ा और कड़ा वक्त है किसानों पर। सरकार के किसी भी खाते में किसानों का कोई नाम नहीं है। जब मैंने देखा तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रखकर पीएम के पास चला गया और कहा कि किसान समझौता करने वाली कौम नहीं है। सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि फिर पीएम ने थोड़ी देर में सही लेकिन कृषि के कानून वापस लिए। प्रधानमंत्री से कहा कि धरना खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं हुआ है। ओसवाल कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ओसवाल कंपनी के झाड़ू को लेकर ओसवाल समाज में नाराजगी है। ओसवाल समाज के लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप है। अब ओसवाल समाज लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। एडवोकेट पूनम चंद भंडारी ने जाहिर की अपनी नाराजगी और कहा कि ओसवाल समाज की हर क्षेत्र में बड़ी इज्जत है। कोई भी समाज नहीं बेच रहा अपने नाम से प्रोजेक्ट। ओसवाल समाज की जानबूझकर बेइज्जती की जा रही है। ओसवाल झाड़ू को बंद नहीं किया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत लेकर आया प्री मानसून।
बात अगर प्रदेश की करें तो कई जिलों को रिमझिम बारिश के बाद गर्मी से निजात मिली है। शनिवार देर रात से राज्य में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो गई है। प्री मानसून के चलते उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के 9 जिलों में बीती रात से आज सुबह तक तेज बारिश हुई। बांसवाड़ा के गढ़ी में सबसे ज्यादा 115 mm यानी कि 4 इंच से ज्यादा बरसात हुई। उदयपुर के सलूम्बर में भी 100 mm से ज्यादा बारिश हुई। पाली के मारवाड़ जंक्शन में 19 mm बारिश से लोगों को राहत मिली। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के कई इलाकों में खेतों के अंदर पानी भर गया है। अगले 2 से 3 दिन में उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में भी अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं।